हेलो माय डियर जामिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो है उसमें एमए मास कम्युनिकेशन का जो पेपर होता है जामिया में, उसके पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा, क्योंकि इससे पहले 2 वीडियो में बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे रहा हूं, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पैटर्न है, सिलेबस है, कट ऑफ है और स्पेसिफिकेशन है इस कोर्स की, वो सब कुछ बता दी है। तो ये अभी आप जो ये फ़िलहाल स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो मास कॉम का पेपर हुआ था, ठीक है, मास कम्युनिकेशन का, ठीक है, उसका 2022 का पेपर है और 2022 का पार्ट बी आपको दिखा रहा है और उसका सेक्शन फर्स्ट दिखा रहा है। ठीक है, पैटर्न मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ तो रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ कि 3 घंटे का पूरा पेपर होता है, जिसमें मेन पार्ट जो है ये है, और उसमें भी जो मेन पार्ट अगर आप देख रहे हो, ये 2 स्टोरीज़ है। एक स्टोरी ये है सिचुएशन बेस्ड वाली, ठीक है, ये जो आपको स्टोरी दिख रही है सिचुएशन बेस्ड स्टोरी है। ये जो आपको स्टोरी दिख रही है वो इलस्ट्रेशन बेस्ड स्टोरी है। ये सिचुएशन, ये इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन अगर आपको दे रखा है तो कैसे आप सोचोगे, कैसे स्टोरी बनाओगे। सिचुएशन कुछ दे रखी है आपको, ठीक है, गिवन सिचुएशन ये नाम दे रखा है, ये सिचुएशन है, तो क्या इन सिचुएशन को लेके आना है स्टोरी में, इसका क्या मतलब है, कैसे इसको समझना है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जामिया में जो सब्जेक्टिव आपका पैटर्न है, ठीक है, उसमें आपके 2 स्टोरीज आ रही है। एक स्टोरी है आपकी इलस्ट्रेशन बेस्ड, दूसरी स्टोरी है आपकी सिचुएशन बेस्ड। ठीक है, इलस्ट्रेशन में भी देखो 2 तरह के टाइप निकल के आते हैं। ठीक है, एक तो है सोशल मैसेज के साथ में, ठीक है, मान लो कुछ आप फोटोज़ जब भी देखते हो, कुछ ऐसे इंस्पायरेशनल चीज़ें होती है, ये ऐसे सोशल मैसेज जो है सामने से निकल के आ रहा है। ठीक है, और दूसरा टाइप होता है विदाउट सोशल मैसेज। ठीक है, विदाउट सोशल मैसेज वाली। अब आपको इसमें क्या सोशल मैसेज निकल के आएगा बताइए। ये पिक्चर देख के आपको कौन सा सोशल मैसेज मिल रहा है, कौन सा कोई मान लो कोई आपको इंस्पायरेशन मिल रहा है किसी तरह का, तो ऐसा कुछ भी आपको डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा। और कुछ फ़ोटोज़ ऐसी होती है जो आपने आम तौर पे देखी है। मान लीजिए एक इलस्ट्रेशन है कि एक बच्ची जो है एक पेड़ को जकड़ के खड़ी है, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है कि वो पेड़ को बचाना चाहती है, तो आपने उस जो है स्टोरी बना दी। या फिर कुछ गरीब बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो आपने एजुकेशन को लेकर बना दी कि ये देखो कितने सारे बच्चे हैं, माल न्यूट्रिशन है, ये है, कुपोषण वगैरह, तो कई चीज़ें आपने कोई भी तरह की स्टोरी बना दी। लेकिन ऐसे इलस्ट्रेशन अगर आपने 2022 वाला देख लिया तो कैसे स्टोरी बनाओगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ ये समझना है। फिर यहाँ ये समझना है कि भाई यहाँ पे तो लिखा हुआ है सी जम्प्ड ऑफ द माउंटेन टू फ्लाई लाइक ए बर्ड। ये एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को कैसे लेके आओगे भाई, कौन सा कैरेक्टर डालोगे जो ऐसा माउंटेन पे चढ़ के ऐसे पक्षियों की तरह उड़ेगा। ठीक है, फ्लाई लाइक ए बर्ड कौन करेगा, ठीक है, कैसे लेके आओगे। अब जैसे पहले पहले एकदम रियल बेस्ड, मतलब एक रियल लाइफ वाले भी जो है सिचुएशन आती थी, आई है पहले, कि आप एक एम्पटी सिनेमा हॉल में हॉरर मूवी देख रहे हैं। ठीक है, ये रियल लाइफ हो सकता है, आप कभी मूवी देखने गए, बाई चांस सिनेमा हॉल खाली मिल गया, ठीक है, और हॉरर मूवी लगी हुई थी, देख लिया आपने अकेले ने, रियल लाइफ में हो सकता है। आप माउंटेन्स पर जो है ट्रैकिंग के लिए गए थे, लैंडस्लाइड हो गया, बिल्कुल हो सकता है। तो रियल लाइफ वाले बहुत से आए हैं क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड स्टोरीज वैसी आई है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये रियल लाइफ में ऐसे कहाँ होता है। रियल लाइफ में क्या ऐसे भी होता है कि कोई पेड़ पे चढ़ेगा, नई दुनिया की खोज कर देगा। तो यहाँ ये समझ में आता है कि यार ये तो एक तरह के कोटेशन टाइप के हैं। ठीक है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये एक तरह की कोटेशन ही है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है ये तो एक तरीके से कोटेशन का मामला हो गया। ठीक है, तो एक स्टोरी ये हो गई रियल लाइफ वाली, दूसरी आपकी हो गई ये कोटेशन वाली। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक से दिखा देता हूँ कि ये एक है और ये आपकी 2 है। ठीक है, दो टाइप की स्टोरीज होगी। ठीक है, और
अगर ये कोटेशन है और ये रियल लाइफ का है तो कैसे डिफरेंस वगैरह होगा, इस पर मैं थोड़ा सा अभी बाद में आता हूँ। यहाँ पर एक बार हम पहले आते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको ये कहा कि इलस्ट्रेशन वाली दो तरह की आती है, एक तो जिसमें सोशल मैसेज समझ में आ रहा है, जिसमें नहीं आ रहा। अब ये लास्ट ईयर जो इलस्ट्रेशन दिया इसमें समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, ठीक है। अब ये जो फोटो है ये किसकी क्लिक की हुई है, कहाँ से आई है, ठीक है, कोई भी डिटेल्स हमें नहीं चाहिए, ना ही हमें जामिया में जब ये पेपर आपको देखने को मिलेगा ना ही आपको कुछ आइडिया होगा, ठीक है। हो सकता है वो बहुत ही फेमस पिक्चर हो लेकिन आपको पता हो इसकी क्या गारंटी है। तो एग्ज़ाम में कैसे हैंडल करना है मेन हम वो समझेंगे। ये पिक्चर कहाँ से ली गई है, इसका क्या मतलब है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अब ये जो पिक्चर है इसके बेसिस पर कैसे स्टोरी बनाई, देखिए मैंने इसके लिए जो सोचा है, जो मैं स्टोरी बनाता हूँ वो ऐसे था कि मान लीजिए कि एक नॉर्मल पर्सन है, जैसे कि मैं हूँ, आप है, लगभग सबके पास हाथ पैर सब हैं, ठीक है। तो हमारे थॉट्स, ठीक है, जो एकदम नॉर्मल पर्सन है, एक उस व्यक्ति के थॉट, एक उसके थॉट जो नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि जिसके लिए हमारे पास विकलांग शब्द यूज होता है या फिर जो है हम हैंडीकैप्ड यूज़ करते हैं, या एक बहुत अच्छा शब्द जो हिंदी का है दिव्यांगजन, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति है। अब तो एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पैर नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा है जो कि नॉर्मल है, पैर हाथ सब है, ठीक है। अब मान लीजिए दोनों बालकनी में बैठे हैं और दोनों ही इस सीन को देख रहे हैं, मतलब एक जिसके पास पैर है और नहीं है, दोनों को ये दिखाई दे रहा है कि एक सीढ़ियाँ हैं, एक जो है साइकिल निकल रही है। दूसरा व्यक्ति जिसके पास पैर नहीं है, ठीक है, क्या उसके लिए सीढ़ियाँ और जिसके पास पैर है, दोनों के लिए क्या एक सेम सिचुएशन है? दोनों के जो दिमाग में थॉट्स आएंगे इस चीज़ को देख के, क्या सेम आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। दोनों के जो थॉट्स हैं वो अलग हिसाब से होंगे, क्योंकि अब दोनों के पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक बहुत ही अलग तरह की हो गई है, ठीक है। तो इससे अब स्टोरी कैसे बन जाएगी भाई, देखो। तो मैंने इसके लिए जो स्टोरी बनाई मैं आपको सुना देता हूँ, आई होप कि उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसके लिए जो स्टोरी सोची थी वो ये है कि एक 12th क्लास का लड़का है जो कि बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि घुमक्कड़ होता है या फिर स्टंटबाजी करता है, या फिर माँ बाप डांटते रहते हैं कि तुम वहाँ क्यों गए थे, नहीं नहीं पापा मैं अपने दोस्त के साथ गया था, या ऐसे कहता है कि मैं पढ़ रहा था लेकिन बाहर घूमता फिरता रहता है। इस तरह का एक लड़का है जिसका कैरेक्टर आपको गढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो आपको मोटे तरीके से बता रहा हूँ कि ऐसा एक आपने कैरेक्टर ले लिया, कोई भी अच्छा सा नाम ले लिया, नाम में भी आप ऐसा कीजिए कि क्रिएटिविटी रखिए, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है ना उसका जो ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जामिनर का, ठीक है, उसे क्या चाहिए, एग्जामिनर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें एक क्रिएटिव पर्सन चाहिए, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी को टेस्ट करने के लिए ये है। तो अब जब भी आप स्टोरी बनाएं, कैरेक्टर को क्रिएट करें, तो आपको उसमें क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। आपने स्टोरी ऐसे स्टार्ट की, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, तो वो बच्चों वाली स्टोरी जो आपने बचपन से अब तक उसी वे में पढ़ते आए हैं, उसी वे में अगर आपने स्टार्ट किया तो आपको स्टोरी थोड़ी बना रहे हैं। आप स्टोरी बना रहे हैं तो वो क्रिएटिविटी कहाँ है ना, नंबर तो क्रिएटिविटी की है। क्रिएटिव स्टोरी के नंबर हैं यहाँ पे, ना कि केवल स्टोरी बना देने के हैं। स्टोरी तो कैसे भी बन सकती है, कुछ भी लिख के आ जाओ, स्टोरी है एक, ठीक है। लेकिन ये जो इलस्ट्रेशन दिया है इसका कुछ यूज़ करना है। एग्जामिनर ने आपको कुछ हिंट दिया है, वो कह रहा है कि एक हिंट लीजिए मेरे से, उस हिंट के बेसिस पर बनाइए, ठीक है। जैसे कि कोई भी राइटर होता है, पोइट होता है, तो डेस्क पर बैठ के ऐसे स्टोरी नहीं लिखता है ना, वो चलते फिरते चीज़ें दिमाग में आती है, कहीं से पढ़ा, कहीं से सुना, चलते हुए देखा तो कुछ थॉट्स आए दिमाग में, उसको लिखा, उसके ऊपर कोई जो है जो पोइट है वो पोइम बना देगा, ठीक है। राइटर जो है कहानी कर देगा, ठीक है। जैसे मैं पीछे अभी बात कर रहा था खुशवंत सिंह की, तो उन्होंने पार्टीशन देखा तो पार्टीशन को लेकर ही जो है एक अच्छा सा नॉवल लिख दिया, ठीक है। तो जो चीज़ें देख रहे हैं उसके बेसिस पर हो रहे हैं। तो एग्जामिनर आपको इतना सा दिखा रहा है, कह रहा है कि इतना सा देख के एक स्टोरी बना दो, ठीक है। वापस आता हूँ मैं स्टोरी पे, क्योंकि अभी मैंने स्टोरी के रिगार्डिंग चीज़ें कुछ बताई, वापस स्टोरी पे आते हैं। तो एक लड़का है 12th क्लास में पढ़ता है, ठीक है, और बहुत ही घूमने फिरने वाला लड़का है और अच्छा है, एक्टिव है, हेल्दी है, बढ़िया है सब कुछ। इस तरह का कैरेक्टर आपने गढ़ दिया। अब देखो कि अगर वो हमेशा इन सीढ़ियों से बहुत ही तेज़ स्पीड से निकलता है, स्टंटबाजी करता है, साइकिलिंग भी बहुत तेज़ी से करता है, घर वाले उसको डांट रहे हैं, तो ये बेशक उसे कहेंगे ही, आपको भी स्टोरी में डालना पड़ेगा
कि देखो ऐसे मत किया करो, अगर ऐसे करोगे स्टंटबाजी करोगे तो एक दिन हाथ पैर खो बैठोगे। हमेशा जो है उसके माँ बाप इस तरीके से उसको कहते थे, और एक दिन हादसा हो गया। ठीक है, तो हादसा आपने करवाया, एक कैरेक्टर गढ़ा, उसके बाद एक इंसिडेंट दिखाया। ठीक है, उस इंसिडेंट में उसके जो है पैर चले जाते हैं। ठीक है, तो अब पैर जाने के बाद में जब वो बालकनी में बैठा है तो साथ में ले आइए उसके दादाजी को। ठीक है, और दादाजी को बना दीजिए पोइट। ठीक है, अब जो लड़का हमेशा घूमते फिरते रहेगा, घर में टिकता ही नहीं है, तो वो दादाजी के साथ में क्या ही कन्वर्सेशन करता। लेकिन पैर खोने के बाद में जो है उसने अपने दादाजी के साथ में कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। ठीक है, वो हर दिन जो है अपनी बालकनी की खिड़की से बाहर निहारता रहता था, आने अपने दोस्तों को खेलते हुए साइकिलिंग करते हुए देखता रहता था, क्योंकि अब उसके पास कोई पैर थे नहीं तो चारा था नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन लेके आई। मैं कहानी सुना नहीं रहा हूँ आपको, आपको लगेगा कि मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, कैरेक्टर की स्पेसिफिकेशन या सिचुएशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो है आप लेके आए, बालकनी में बिठाया, इस तरह का उसको सीन दिखा रहे हैं, दादाजी के साथ में कन्वर्सेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो दादाजी के साथ में लंबी कन्वर्सेशन के बाद करीब 5 से 6 महीने के बाद, क्योंकि उसके दादाजी फेमस पॉइंट है, उसको बहुत अच्छी कहानियाँ और कविताएं दोनों ही सुनाते थे। ठीक है, उसको भी जो है एक जीवन, क्योंकि कवि का काम क्या है कि हम जो जीवन में जितनी भी गतिविधियाँ, जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको ही पॉइंट आउट करके जो है वो कहीं ना कहीं लिखता है। ठीक है, तो उसने जो है सबसे पहले सीढ़ियों पर लिखना स्टार्ट किया। पहले वो जिस तरीके से जीवन जी रहा था, आज जो उसका जीवन हो गया है, उसको लेकर जो है उसने एक कविता लिखी, जो कि नेशनल लेवल पर जो है उसको जाके फिर अवार्ड मिला। ठीक है, या वो बहुत ही फेमस कवि बन गया। ठीक है, तो आपने इस तरह की अगर स्टोरी बनाई जिसमें इस इलस्ट्रेशन का भी यूज़ हो रहा है, और आपने एक शुरुआत में बहुत अपने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर में, यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरी का ये आपको लिख कर दिखाना चाहूँगा। देखो कि स्टोरी अगर आप बना रहे हो तो उसका ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है कि ऐसे स्टोरी बनती है। ठीक है, फॉर्मूले को लेकर मैं एक आपको चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आंसर राइटिंग होती है, जो स्टोरी राइटिंग होती है, जिसमें क्रिएटिविटी वाला मामला होता है, वहाँ पर हार्ड साइंस जैसा फॉर्मूला नहीं होता, केमिस्ट्री मैथ के जैसा फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, कि ऐसे करोगे तभी ऐसा होगा। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अपने दिमाग से एक तरीका सोचिए कि हम जो स्टोरी लिख रहे हैं वो बहुत से लोग पढ़ेंगे, उनको मज़ा आना चाहिए और वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिर आप ही मान लीजिए, अगर आपको कहीं पर भी कुछ नया नहीं मिल रहा है, इस वीडियो में नहीं मिल रहा है, तो आप क्यों इसको देखेंगे। आपके काम का कुछ होना चाहिए या आपको देखकर मज़ा आना चाहिए, तभी जो है आप उसको देखोगे। ठीक है, तो स्टोरी जो है उसका कोई हार्ड साइंस का फॉर्मूला नहीं है। और फॉर्मूले से लेकर एक छोटी सी चीज़ याद आ रही है कि 2018 में कमर वहीद नकवी सर थे, उन्होंने हमें स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई थी। बहुत सी क्लासेस लेने के बाद में लास्ट वाली जो क्लास थी और उसका जो लास्ट टाइम था, उन्होंने बोर्ड पे लिखा नो रूल। ठीक है, पहले पूरे सेशन में इतने रूल्स बताए कि अच्छा इतनी इतनी तरह की स्क्रिप्ट होती है, ऐसे ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। फिर कहा कि देयर इज़ नो रूल, देयर वाज नो रूल। ठीक है, कोई भी रूल ना तो था, ना है, ना होगा। ठीक है, आप खुद अपना रूल बनाओगे तो ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाओगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेटिव है हर चीज़ें, हर दिन टेक्नोलॉजी जो है बदल रही है। पहले न्यूज़ लिखने का तरीका कुछ और था, आज कुछ और है, और आगे आप कुछ नया करोगे तब ना, जब आप अपने तरीके से लिखना सीखोगे। ठीक है, तो ये चीज़ बताइए, स्टोरी राइटिंग में भी आपको यही करना चाहिए। ठीक है, तो स्टोरी राइटिंग में सबसे पहली चीज़ क्या है, कैरेक्टर। जो भी सब कुछ है वो कैरेक्टर है आपका। कैरेक्टर के पीछे ही जो है आपकी कहानी चलती है, जो कैरेक्टर को अच्छे से प्रेजेंट कर देता है। और ये यहाँ पर जो आपका कैरेक्टर है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर आपने मूवीज़, डेफिनेटली आपने मूवीज़ देखी है, अगर शुरुआत में कैरेक्टर को इंटरेस्ट के साथ में मतलब ऐसा लग रहा है कैरेक्टर की यार ये आप जिस हीरो को देखना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप शाहरुख खान को पठान में देखना चाह रहे हैं, और उसका जो इंट्रोड्यूस उसको करवा रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है यार, मान लीजिए कि जब भी किसी हीरो को लेके आते हैं तो कई बार फर्स्ट टाइम में इसको हेलीकॉप्टर से उतार रहे हैं। जैसे मैंने KGF 2 जरूर एक बार देखी थी, तो उसका जो फर्स्ट सीन मेरे को दिखाई दिया, हेलीकॉप्टर से आ रहा है हीरो। ठीक है, तो
तो जो उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप भी बाय राइटिंग आप अपने कैरेक्टर को जो है बहुत अच्छे से प्रेजेंट करो एकदम, ठीक है। कैरेक्टर को प्रेजेंट किया, उसके बाद उस सिचुएशन को, उस मैसेज को, जो भी आपकी इलस्ट्रेशन में आ रहा है, ये सिचुएशन बेस्ड स्टोरी है जो भी है, उस सिचुएशन को जो है आपको स्टोरी में लेके आना पड़ेगा। और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी जो स्टोरी की एंडिंग है वो हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे उस लड़के के साथ में हादसा हुआ, पैर चले गए, लेकिन लास्ट में आपने उसको क्या बनाया, लास्ट में आपने उसको नेशनल लेवल का बहुत ही अच्छा पॉइंट बनाया कैसे भी करके, ठीक है। तो कोई भी मूवी आप देख रहे हैं, कोई भी स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, उसकी एंड जो है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो आपकी स्टोरी किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। अगर कोई सोशल मैसेज है आपके इलस्ट्रेशन का तो उसको लेके आए बीच में, नहीं तो अगर सिचुएशन है तो सिचुएशन लेके आए, ठीक है। बीच में ये रहेगा, लास्ट में कैसे भी करके पॉजिटिव एंडिंग करनी है, कैरेक्टर को शुरुआत में जो है इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करना है। ये 3 मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी राइटिंग के। बाकी स्टोरी पर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, जो कि मुझे लगता है कि आपको लिखते लिखते आएगी, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, स्टोरीज लिखोगे, तभी आपका जो है दिमाग खुलेगा उस हिसाब से, और आप अच्छा सोच पाएंगे और उसके बाद ही लिख पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि इलस्ट्रेशन वाला कुछ हद तक आपको मामला समझ में आया होगा। मैंने थोड़ी कोशिश की है आपको समझाने की। यहाँ सिचुएशन वाले पे आता हूँ। ये भी एक टफ तो है, लेकिन यहाँ उस हिसाब से ऑप्शन भी दे रखा है एग्जामिनर ने आपको जो है 3 में से 1 चूज करने का ऑप्शन दे रखा है कि यार आपको 3 में से 1 सिचुएशन में तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ना भाई। यहाँ पर तो एक ही हिंट है, इसी हिंट के हिसाब से आपको स्टोरी बनानी है। यहाँ आपको 3 हिंट दिए, तीनों में से जो आपको समझ में आए उस पर स्टोरी बना डालो, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ तो रियल लाइफ टाइप के ही जो है सिचुएशन होती है, ठीक है, कि आप जो है लॉकडाउन हो चुका है और आप दिल्ली में मान लीजिए बहुत से लोग फंस गए थे, तो उसी चीज़ को लेकर जो है एक स्टोरी दी थी, ठीक है। तो लॉकडाउन के अंदर आप जो घर में फंसे रहे, जो कि एक रियल लाइफ था, तो वो सिचुएशन ही आपको दी, जिस पर आप चाहें तो अपनी रियल स्टोरीज भी लिख सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा हुआ था तो, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 2022 में तीनों ही ऐसे ऑप्शन नहीं है जिसमें रियल लाइफ वाला मामला हो, ठीक है। तो अब देखो जो थोड़े से कमज़ोर रहते हैं, जो क्रिएटिविटी में कमज़ोर हैं, बाकी ऐसे कमज़ोर तो कोई नहीं है, आप में से सब लोग टैलेंटेड लोग हैं, तो उनको मैं एक राय देता हूँ कि आपको अगर कुछ ना समझ में आए और जो आपकी सिचुएशन हो वो रियल लाइफ वाली नहीं हो, तो फिर आप क्या करो, ड्रीम में चले जाओ, ठीक है। जो भी करवाना है सपने में करवाओ, लास्ट में कह देना कि सपना था, ठीक है। आप जो है माउंटेन्स की तरफ कहीं घूमने गए, सिक्किम का मान लीजिए, सिक्किम गए थे आप सभी लोग दोस्त, हम जो है इतने बजे निकले, हमने ये सामान लिया था, हम उससे पहले जो है वहाँ शॉपिंग करने के लिए गए, अचानक से कुछ भूल गए इसलिए फिर वापस आना पड़ा, ऐसे करके हम सिक्किम पहुँचे, सिक्किम पे हम इस होटल में रुके, सुबह जब उठे तब ऐसा था तब वैसा था। फिर एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि यहाँ पर एक ऐसा माउंटेन है जहाँ पर अगर आप चढ़ने के बाद अगर आप हाथ ऐसे ऐसे करें तो आप उड़ भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपका किसी दोस्त जो है कहता है और आप फिर वो करते हैं और ऐसा हो भी जाता है। और फिर होता ये है कि आपकी जो माताजी है, मम्मी है, वो थप्पड़ मार के उठाती है, अरे उठ तो सही, क्या कर रहा है, क्या नींद में सोते सोते ही वो हाथ हिला रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन करते हुए जो है आप ड्रीम के अंदर आराम से स्टोरी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं, इसमें कोई नंबर कटने का कुछ नहीं। यार आपने स्टोरी बनानी है, बना दी, बात ख़त्म, ठीक है। ये आराम से हो सकता है। लेकिन अगर आपको कुछ और करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना मेथड हो गया, मैं पिछले 4 सालों से ये बता रहा हूँ ड्रीम वाला, तो कि ड्रीम में जाके बना लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ नया करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखो, तो अभी आपने ड्रीम वाला पॉइंट समझा कि कैसे जो है आप माउंटेन पे चढ़ने के बाद जो है बर्ड की तरह फ्लाई कर सकते हैं, ड्रीम वाले में डाल दिया। लेकिन इसको अगर आप और अच्छे से सही तरीके से अगर बनाना चाहें, ठीक है, क्योंकि कई बार दिमाग में नहीं आती चीज़ें, लेकिन जब आपके दिमाग में आए, जैसे ये वाला बहुत इजी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि मान लीजिए बहुत से लोग अपना नुकसान खुद ही करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक ऊंचाई पे चढ़ने के बाद, एक जीवन में सफलता या सक्सेस मिलने के बाद
लोगों को घमंड भी आ जाता है, ठीक है, किसी को भी आ सकता है अगर अच्छी खासी जगह मिल जाए तो उनको ऐसा लगता है कि अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका मान लीजिए कोई फ्रेंड है, तो उस पर आप कमेंट करते हुए बता सकते हैं कि मेरी एक फ्रेंड थी जिसको जो है इस तरीके से इतनी जल्दी सक्सेस मिल गई, और उसको अब ये लगने लगा कि वो दुनिया में कुछ भी कर सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है। तो सी दे रखा है तो सी पे बनाना है ना, तो ये कर सकती है, वो कर सकती है, लेकिन उसने अपना नुकसान जो है इस तरीके से कर लिया। तो आप इसको यहाँ पर कोटेशन बना सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे वो माउंटेन पे चढ़ी और वो सोच रही थी कि वो अब तो उड़ भी सकती है, ठीक है, अब तो वो इतनी ऊंचाई पे पहुंच गई है, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से अगर आप उड़ोगे तो आप गिरोगे, ठीक है। तो ऐसी स्टोरी जो है, इस तरह की स्टोरी जो है बनानी है, ये एक तरीके से हिंट है आपको एग्जामिनर की ओर से, ठीक है। दूसरा हिंट है ही क्लाइंब टू द ट्री टू डिस्कवर ए न्यू बर्ड, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि छोटे से पेड़ पे चढ़ते ही जो है आपको पूरी दुनिया एक नई मिल जाएगी, ठीक है। जो दुनिया हमसे मैं कह सकता हूँ कि माइल्स में भी, मुझे नहीं पता कितना बताऊँ तब मिलेगा, ठीक है। तो स्पेस में कितना बड़ा डेटा दे उसके बाद जो है नई दुनिया मिल जाएगी, मुझे भी नहीं पता, किसी भी नहीं पता। और किसी किसी को ये लगता है कि मैं जो है थोड़ा सा काम कर लेने से ही जो है मुझे सक्सेस मिल जाए। तो सक्सेस इतनी पास नहीं होती है कि आपने थोड़ा सा काम किया और आपको जो है मिल गई। तो ये वाला जो बी पॉइंट है कि ही क्लाइम्ड द ट्री टू डिस्कवर ए न्यू बर्ड, ठीक है। तो उसने इस तरीके से जो है हरकतें की, उसने उस वे में मेहनत की कि बस इतना सा करते ही मिल जाएगा, लेकिन इतना सा करने से हुआ नहीं, ठीक है। तो आप भी बस इतना नहीं कि स्टोरी अच्छा ऐसे लिखी या नहीं, इतना सा पता चला और अब आप डायरेक्ट एग्जाम में लिखो, तो इतना सा करने से नहीं होगा। अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सी स्टोरीज लिखो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपका काम होगा। थर्ड क्या है? थर्ड भी एक की तरह ही मैं मानूंगा, सी रेस्ट इन टू द नाइट टू बी लॉस्ट। तो लोग खुद को ही मतलब खुद की ज़िंदगी जो है अंधकार में डाल ही लेते हैं, जैसे कि शराब पीने वाले लोग, ठीक है। तो शराब पीने वालों पर जो ये जो सी वाला पॉइंट है, ये सी टाइप का जो कोटेशन है, ठीक है, ये कोई फेमस कोटेशन नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप देखोगे कि भाई ये तो कोटेशन, अच्छा ये कोटेशन है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, तो ये फेमस कोटेशन नहीं है। इस तरह की सिचुएशन वाले जो लोग हैं उनको पॉइंट आउट करके ये लिखा गया है, ठीक है। तो उस वे में भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको ये बताया कि आप ड्रीम वाली जो स्टोरी है वो बना सकते हो, ड्रीम टाइप की, ठीक है, कि जो भी सिचुएशन आए उसको ड्रीम में डालो, लास्ट में कह दो सपना था, ठीक है। और कोटेशन के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हो, और भगवान करे कि आपके लिए जो सिचुएशन है रियल लाइफ वाली आ जाए, ताकि आपको ऐसे झंझट में पड़ना ही नहीं पड़े, ठीक है। लेकिन अब 2022 में ये आया है जिसमें रियल लाइफ का एक भी नहीं है, कुछ भी रियली में डायरेक्टली नहीं होता, ठीक है, तो कैसे कर लोगे। और 2022 में ये भी आया है, ठीक है, जिसमें डायरेक्टली कोई सोशल मैसेज नहीं दिख रहा, तो किस पे स्टोरी बनाओगे। तो स्टोरी वाला पार्ट 2022 में बहुत ही टफ था, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको चीज़ें समझ में आए कि ये क्यों है, किस तरीके से इसका कैसे क्या कर सकते हो। तो मैंने अपना प्रयास किया है। तो मैं स्टोरी वाला पार्ट यहाँ रोकते हुए अब आगे जो है आपको बताना चाहूँगा ये जो क्वेश्चंस आए हैं उनके ऊपर, कि इसको आपको कैसे डील करना है, ठीक है। तो 40 नंबर 400 वर्ड के लिए जो क्वेश्चन आया है वो क्या है, इन एन इंटरव्यू मेलिंडा गेट्स, ठीक है। तो ये मेलिंडा गेट्स है, उसने क्या कहा है, किसने क्या कहा है, वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन पहले मैं 2-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ कि 2022 में या फिर इससे पहले कि जितने भी ये पेपर्स हैं उसमें कहीं पर भी कुछ भी वर्ड्स जिससे आप हिंट ले सकते हो आप लीजिए। जैसे कि मेलिंडा गेट्स के बारे में आपके पास अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन है, ठीक है, इनकी फाउंडेशन का नाम क्या है। अमर्त्य सेन पे आया तो अमर्त्य सेन की जितनी भी बुक्स हैं वो कौन कौन सी है, नोबेल प्राइज़ उनको कब मिला था, किस चीज़ के लिए मिला था, ऐसी जो जानकारियां हैं आप प्रीवियस ईयर पेपर में जिसका भी नाम आ रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी नाम आ रखा है जिनका भी, उन सब पर, ऑप्शन में भी जो नाम आ रखे हैं उन सब पर जो है आप अपनी रिसर्च कंप्लीट रखिए, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर को बेस बना के ही जो है कई बार जो आपके प्रोफेसर लोग हैं पेपर बनाते हैं तो उनको वहीं से हिंट मिलता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा ही ज़रूरी होते हैं। खैर, तो ये जो इंटरव्यू था मेलिंडा गेट्स का कोई इंटरव्यू था, ठीक है। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स की ये जो फाउंडेशन है उसके बारे में आप अच्छी जानकारी रखें। मेलिंडा गेट्स
बिल गेट्स की पत्नी कहूँ या नहीं कहूँ, क्योंकि अब डिवोर्स हो चुका है, लेकिन वो रहते थोड़े बहुत मतलब साथ में ही हैं, सेलिब्रेशन वगैरह भी करते रहते हैं, ठीक है। अभी शायद नाना बन गए कि दादा बन गए, ऐसी खबर भी थी, ठीक है, जैसे भी है, खैर। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट कही। अब देखिए, ये एक अमेरिकन लेडी है, ठीक है, अमेरिका की बात है, अमेरिकन लेडी है। अब यहाँ देखिए कि ये बात कह रही है अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन पूछा जा रहा है आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। कोविड पेंडेमिक इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है, और ये है अमेरिका की, अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में ये इसने बात कही थी। क्या कही थी कि दिस पेंडेमिक हैज़ मैग्नीफाइड, मतलब बढ़ा चढ़ा दिया है या बूस्ट कर दिया है, ठीक है, एग्जिस्टिंग इन इनइक्वलिटी, कि जो हमारी इंडिया में पहले से ही जो इनइक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि इसमें जेंडर इनइक्वलिटी का कह रखा है, पॉवर्टी भी एक इनइक्वलिटी है, अमीर और गरीब वाली चीज़ है, ठीक है, रेसिज्म भी जो है एक तरह की इनइक्वलिटी है कि तुम काले हो, ये गोरा है, ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो कोविड-19 की वजह से ये बढ़ा है। क्या इंडिया में रेसिज्म कोविड-19 आने के बाद बूम कर गया है, ठीक है? क्या ऐसी रिपोर्ट हमें देखने को मिली जिसमें रेसिज्म, नस्लवाद, जातिवाद बहुत ज़्यादा बूम कर गया है? कैसा है, ठीक है। तो देखिए, बिहार में जाति गणना को लेकर ऐसा कुछ था जिसे अगर आप रेसिज्म कहना चाहें तो कह भी सकते हैं, लेकिन मैं उसे यहाँ तो ऐसे मतलब कोविड-19 की वजह से ऐसे रीजन माने तो समझ में नहीं आता है सीधा तौर पे। तो देखो, इसने अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में जो कहा है, ठीक है, उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं। तो मुझे रेसिज्म और जेंडर इनइक्वलिटी का बूस्ट तो नहीं नज़र आ रहा कि मैग्नीफाइड उस हिसाब से वे हो, ठीक है, लेकिन पॉवर्टी का तो डेफिनेटली है ही है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है कि अगर ये आ रहा है कि भाई रेसिज्म तो कोविड-19 की वजह से बढ़ गया है, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आता सीधे तौर पे, लेकिन आप डायरेक्टली हार्ड स्टेटमेंट मत दीजिए कि नहीं 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 इंडिया में कोई रेसिज्म नहीं बढ़ा, ऐसे नहीं कहना है आपको, ना ही इनइक्वलिटी बढ़ी है, ना ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। तो इसे आप सॉफ्ट रखिए, ठीक है, न्यूट्रल रख दीजिए, ठीक है, सॉफ्ट कर दीजिए उसको। सॉफ्ट कैसे करते हैं कि हाँ, कुछ हद तक उसमें बढ़ावा मिला है, लेकिन पॉवर्टी जो है बहुत ही हाईली इस तरीके से ही उस पर चले गए, फिर आप पॉवर्टी पे, तो एग्जामिनर भी आपके साथ साथ जो है पॉवर्टी पे चला गया। तो शुरुआत में आपने क्या कर दिया, डील कर लिया क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन के साथ में डील मतलब कि जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, जो वर्डिंग यूज़ कर रखी है, यस मिलिंडा गेट्स इज़ राइट, ठीक है, तो आपने मिलिंडा गेट्स का नाम लिखा बस, यस बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे जो हायर चीज़, हमें जो मैग्नीफाइड करने वाली जो चीज़ है, वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी है, उस पर आपने जो है फोकस करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहीं डेटा वगैरह देते हुए लिख दिया, ठीक है। तो अभी देखो, मैं यहाँ आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर ऐसे तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उतना मेरे पास अभी इस वीडियो में समय नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की है। इसी तरीके से सेकंड वाला भी ऑप्शन हम लेते हैं। तो देखिए कैसे तो स्टार्ट करना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो भी स्टेटमेंट है अमर्त्य सेन का वो ठीक है, लेकिन पहले अमर्त्य सेन के बारे में डाल दीजिए, नोबेल पुरस्कार विजेता है, ये है वो है, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, इस कॉन्सेप्ट को आपको पहले तो पता होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, नहीं तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। आप इसमें मार्क्स तो अच्छे गेन वैसे ही नहीं कर पाएंगे, फिर एनईपी का टॉपिक दे रखा है, उसी को आप लेके चलो, इसी को अगर आपको करना है, अगर आप इसमें अच्छे हो, करना ही चाहते हो तो फिर कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ कि ये है क्या। देखो, आपको अगर ये देखना हो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है इंडिया में, तो हम कैसे मापते हैं, हमारा जो काउंट करने का तरीका है इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ को, हर कंट्री का अलग अलग तरीका है। हर कंट्री जीडीपी निकालती है, ऐसी ज़रूरी नहीं है। हर कोई कंट्री जीडीपी की जगह जीवीए निकालती है डायरेक्टली, जिसको हम जीडीपी एफसी कहते हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज जीडीपी एमपी पर ही जो है अपनी काउंटिंग करती है, ठीक है। तो हर कंट्री का अलग अलग रहता है, और कुछ लोग जीडीपी से अलग सिस्टम भी यूज़ करते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो हम इंडिया पे निकाल रहे हैं, तो हम जीडीपी से जो है उसको निकालते हैं, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, अगर आपने एक नाम भी सुना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ठीक है, वो
ये जिसमें ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट की बात होती है, न कि केवल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है। जीडीपी ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करता है, केवल उन नंबर्स को मेजर करता है, ठीक है। नंबर कौन से हैं? जीडीपी पता है ना क्या होता है भाई? एक साल के अंदर इंडिया के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्ट की जो आपकी फाइनल मार्केट प्राइस है, ठीक है, जितने प्रोडक्ट हैं उन सब की फाइनल मार्केट प्राइस जो भी है उन सबको काउंट कर दीजिए, वो हमारी इंडिया की जीडीपी है, ठीक है। तो ये जो जीडीपी है इससे अलग है एचडीआई से। ये ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे कि जैसे कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, आप उस हॉस्पिटल में आपको जो है पहले एक्सरे तक की जो है आपको सुविधा मिलती थी, ठीक है। अब आप जो है एमआरआई तक करवा सकते हैं अपनी, ठीक है। तो एक फैसिलिटी इम्प्रूव हुई कि नहीं हुई? तो ये लोगों को सुविधा मिली कि नहीं मिली? तो यहाँ से जो है उसका पूरा जो उसकी पूरी ग्रोथ है मेजर होती है कि और लोगों को फैसिलिटी कितनी मिली, ठीक है। ये एक पॉइंट है। अभी मैं थोड़ा सा और आपको इसमें क्लियर करता हूँ। जैसे आपने यूरोप की इतनी सारी कंट्रीज़ का नाम सुना होगा, लेकिन जब अब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो एक तो ब्रिटेन, एक फ्रांस और एक जर्मनी, इन 3 कंट्रीज़ को आप छोड़ दीजिए, बाकी किसी का नाम आपने इकोनॉमी के अंदर नहीं सुना। अब जैसे हम 5th लार्जेस्ट हैं इकोनॉमी के अंदर या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हम उसमें हम 5th नंबर पे हैं। हमारी जीडीपी की ग्रोथ के हिसाब से अभी हम 5th नंबर पे हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए कि क्या बाकी जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो भी तो इतनी बड़ी फेमस है। मान लीजिए हम जाते हैं स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो जब हम यहाँ जा रहे हैं ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री में जा रहे हैं, छोटी सी कंट्री है, मान लीजिए स्कैंडिनेवियन में से स्वीडन जा रहे हैं, ठीक है, उनका तो नाम है ही नहीं जीडीपी में कहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी है, लोगों को फ्रीडम इतनी अच्छी है, इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी के साथ में लोग जी रहे हैं, हम नहीं जी पा रहे भाई। हमारे तो इकोनॉमी है, फिर भी क्यों नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इकोनॉमी के साथ में पॉपुलेशन भी है उसकी वजह से। और ये इसमें एक पिक्चर और है, मैं तो आपको ये बताता हूँ कि एक व्यक्ति है, मतलब एक परिवार है, एक परिवार के अंदर इसमें भी 10 मेंबर हैं, ठीक है, इसमें भी 10 मेंबर हैं। ये जो है करीब मान लेते 3 लाख। एक परिवार है, मतलब ये फैमिली फर्स्ट, फैमिली सेकंड, ठीक है। फैमिली फर्स्ट में 10 मेंबर हैं, फैमिली सेकंड में भी 10 मेंबर हैं, लेकिन इसकी इनकम है 50,000 रुपये पर मंथ। इनके घर में टोटल जो इनकम आ रही है 50,000 रुपये महीने आ रही है। ये इनके घर में जो इनकम आ रही है वो 3 लाख रुपये महीना आ रही है। आप बताइए कि कौन जो है अच्छे से जी पाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ये कहोगे कि यार ये तो अच्छा कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर 10 मेंबर की जगह अब ये जो मेंबरशिप आ जाए, 10 की जगह 20 मेंबर आ जाए, फिर भी इनकम अभी भी जो है थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेंबर ज़्यादा होने की वजह से इस घर को संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि इस घर का जो है मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा कम पैसे में भी, क्योंकि लोग कम है, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, ठीक है, कम पैसे में भी काम चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि देखो एक तो आपको जियोग्राफिकल एरिया भी चाहिए। अभी मैंने आपको घर के मेंबर बताया, लेकिन घर कितना बड़ा है ये थोड़ी बताया, ठीक है। घर किस लोकेशन पे है ये नहीं बताया। मान लीजिए ये एकदम रूरल एरिया पे है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। इनका घर बहुत रूरल एरिया में है तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, इसका एकदम मेन नुक्कड़ पे है, मेन बाज़ार में है, ठीक है। तो मेन बाज़ार में कहीं पर भी घर होता है तो महंगा होता है, ठीक है, तो वो है, ठीक है। तो कई सारी सिचुएशन बन जाती है। तो हम ये इनमें से हैं, तो हमारी जीडीपी तो कुछ बढ़ के दिख रही है, ठीक है, लेकिन मेंबर इतने ज़्यादा दिख रहे हैं कि उनको मैनेज कर पाना मुश्किल है। हमारे पास ऐसी बात नहीं है कि हम जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के जैसी फैसिलिटी नहीं दे सकते, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, हम ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी जो कमी है वो मैनेजमेंट की है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, संसाधन होने के बाद भी जो है हमारा मैनेजमेंट कमज़ोर है। इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, मिस मैनेजमेंट की वजह से जो ग्रोथ है, जो
जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट में नहीं लग पा रहा। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनका बेनिफिट लोगों को पूरा नहीं हो पा रहा। गवर्नमेंट एलोकेशन करती इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, फिर भी वो स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह से तो खर्च ही नहीं हो पाता, ठीक है। फिर भी जो है करप्शन होने की वजह से चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। हमारे पास पैसा आता है लेकिन घर वाले क्या करते हैं कि जो मेन गार्जियन है उसकी पॉकेट से चोरी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जो पैसा जहाँ लगना चाहिए तो वहाँ लग नहीं पाता, ठीक है। तो ऐसी कई चीज़ें जो है हमारे पास है। हम उस तरह की कंडीशन में, दिखने में आपको जो है जीडीपी ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। और एक देखो, ये जो जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ अभी मान लीजिए कि इसकी इनकम जो है 70,000 हो जाए अगले ही महीने, लेकिन इसकी इनकम जो है 3,05,000 रुपये बने, ठीक है। तो ग्रोथ किसकी ज़्यादा हुई? ग्रोथ इसकी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो आपको लग रहा है ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन तेज़ी से बढ़ा लेकिन अभी इसके बराबर नहीं पहुंच पाया ना, ठीक है। तो कोई व्यक्ति, अगर ये एक बार आप हटा दीजिए, कोई व्यक्ति जो है अभी 50 से 70 पहुंच गया और दूसरा 3 लाख से 3,05,000 ही पहुंचा, तो ग्रोथ तो इसकी ज़्यादा है लेकिन पैसा अभी तक इसके पास ज़्यादा पहुंच नहीं पाया। वैसे ही हम जो है हम हैं, ठीक है। हमारी ग्रोथ तो बहुत बढ़ के है, जैसे हमारी ग्रोथ अच्छी खासी है लेकिन उतनी ग्रोथ अमेरिका की नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका से आगे हो गए हैं। हमारी ग्रोथ है ना कि अभी हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अमेरिका तो पहले ही पहुंच चुका है, ठीक है। हमने माउंटेन पर जो है, ये हम यहाँ हैं, ये मान लीजिए माउंटेन है, हमने चढ़ाई स्टार्ट की तो हम बहुत तेज़ी से चढ़ेंगे, लेकिन अमेरिका यहाँ पर है पीक पे, ठीक है। तो ये तो हल्का फुल्का मतलब इधर उधर डोलता रहेगा, बस हल्की मतलब दिखावा करता रहेगा चढ़ने का, वो तो ऑलरेडी पीक पे, उसके पास सब कुछ है। अब हम जो चढ़ेंगे हमारी जो है ग्रोथ दिखेगी, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल में इसलिए बताया, जिनको इकोनॉमी की थोड़ी समझ नहीं है तो टाइमली आप इकोनॉमी की लेक्चर भी लीजिए, अगर आपको एमए मास कम्युनिकेशन का ये पेपर देना है तो। फिर ये कह रहा है कि ये अनसस्टेनेबल है। भाई ऐसी कंडीशन में जब आपको केवल ग्रोथ दिख रही है, ग्रोथ हो नहीं रही है, तो वो कितने दिन ही करोगे आप ग्रोथ, ठीक है। और मतलब ऐसा हो कि कोई मशीन है जो आपकी हेल्थ स्टेटस बताती है, ठीक है, वो हर बार हेल्थ स्टेटस जो है बहुत अच्छे से इम्प्रूव दिखा रही है लेकिन आपको अंदर से लग ही नहीं रहा, ठीक है। तो वो मशीन आपने डेटा बढ़ा रही है, उसमें नंबर चल रहे हैं, तो उससे हमारा तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो चीज़ है, पैसा कितना ही बढ़े अगर हमारे तक पहुंच ही नहीं पा रहा, खास तौर से पुअर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। अमीर जो है और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो जीडीपी तो बढ़ जाएगी भाई। हमारे जो कैपिटलिस्ट हैं उनके पास पैसा आएगा तो इंडिया की तो ग्रोथ तो बढ़ी हुई दिखेगी, लेकिन जो नीचे रह गए हैं लोग उनको कौन संभालेगा? पैसा तो उन पे खर्च करना पड़ेगा, उनको हाथ दे के उठाना पड़ेगा कि भाई साहब उठो, सपोर्ट देना पड़ेगा ना। वो सपोर्ट अगर नहीं पहुंच पा रहा होगा तो ऊपर के लोग तो और बढ़ते रहेंगे, ग्रोथ तो बढ़ती दिखेगी, लेकिन ऐसा कितने दिन करोगे भाई, कितने दिन करोगे? ये लंबा नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो अनसस्टेनेबल है क्योंकि ये डायरेक्टली पब्लिक को मॉनिटर नहीं करती इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और अनएथिकल तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। और अब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन इन तीनों में से ये है। सेक्शन सेकेंड में अगर मुझसे कहा जाए कि किस पे लिखोगे तो मैं खुद भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर लिखूंगा, क्योंकि इनमें से सबसे ज़्यादा जो मेरे पास डेटा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर है। ऐसा ही आपको करना चाहिए, ठीक है। जिस टॉपिक पर आपके पास सबसे ज़्यादा डेटा है, जिस पे अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है, उस टॉपिक पर आप लिखिए, आप बहुत अच्छे मार्क्स पा लेंगे, ठीक है। ये सब मत सोचिए कि अरे बाकी सब तो इस पे लिखेंगे, मैं इस पे लिख देता हूँ, ऐसी हरकत आपको मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो पूछ क्या रहा है। देखो, ये नहीं हो रहा है कि आपने जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जी भर के लिख दिया। एक तो पहले ये ध्यान रखना, जो लोग नए हैं भाई साहब, ये आपके ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है कि आपने कॉपीज़ भर दी और आपका काम हो गया और आपको नंबर मिलेंगे। अरे 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 न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे टॉपिक आ रहा है, ये तो मैं पूरा लिख दूंगा, बाहर आए एग्जाम कैसे हुआ, अरे बहुत अच्छा हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूछी थी, लिख दिया मैंने, तो लिख के आया रहा, हाँ पूरा लिख के आया हूँ, नंबर आए तब अरे यार मेरा तो वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है। भाई साहब, आपने जो क्वेश्चन पूछा था क्या उसी का आंसर दिया है? ये ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पेज भरने के कोई नंबर नहीं मिलते, यहाँ उसी चीज़ के नंबर मिलते हैं
जो आपसे पूछा गया अगर आपने वो बताया उसके ही नंबर हैं। क्वेश्चन क्लियरली पूछ रहा है कि क्रिटिकली असेसमेंट कर दो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए हुए 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट हुई? यूजीसी बार बार यूनिवर्सिटीज़ को कह रहा है कि भाई ड्यूल कोर्सेज लागू करो ना, अपने यहाँ प्रोविज़न निकालो, नोटिफिकेशन निकालो, सुन ही नहीं रही है यूनिवर्सिटीज़। ये तो सिचुएशन है। तमिलनाडु कह रहा है कि भाई ऐसे थोड़ी होगा, हमारी मदर टंग इस तरीके से चलेगी, हम तो कोर्स ऐसे चलाएंगे, हमारे पास 5334 का सिस्टम नहीं है, हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंट्रोवर्सीज हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को बताना होगा। ठीक है, और उससे पहले कुछ आप डेटा लिख सकते हो। ठीक है, और स्टार्ट करने के लिए आप बता सकते हो कि इन 2030 हम जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा लोग जो हैं इंडिया में होंगे। ठीक है, जिसमें अगर आपके पास क्वालिटी एजुकेशन होगी तो आप कुछ निकाल लोगे। और 2030 में जो हमारे पास युवा रहेंगे उनके पास बीए की डिग्री रहेगी, तो फिर लेते लेते फिर घूमते रहेंगे। प्रोफेशनल डिग्री रहेगी तो यहाँ नहीं तो बाहर काम मिलेगा, नहीं तो बाहर की कंपनी में काम मिलेगा, वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे किसी बाहर की कंपनी में। कुछ पढ़ा लिखा रहेगा, स्किल डेवलपमेंट का कुछ रहेगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर मोबाइल चलाओ, गेम खेलो। ठीक है, और भी डेटा है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहाँ लगाओगे? अरे स्कूल ऐसे हैं जिसमें ना तो कंप्यूटर ही नहीं है, कहाँ प्रोजेक्टर या फिर इस डिजिटल बोर्ड से कहाँ से पढ़ा लोगे? ठीक है, कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है। बिना इंटरनेट और कंप्यूटर के आज की डेट में जो है बड़ी संख्या में स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज भी चल रहे हैं। ठीक है, जबकि कॉलेज में तो ये बहुत ज़रूरी है, ये तो यूजीसी के नॉर्म्स वगैरह में भी बिल्डिंग वगैरह का, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का सब कुछ रहता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, तो वो भी फुल नहीं है उनके पास, फर्जी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के अंदर चल रही है। ये तो सिचुएशन बन रखी है। ठीक है, फिर ये देखिए जो है हमारा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कितना होना चाहिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कह रखा है कि 6% लेके आओ जीडीपी का। इस साल जो हमने किया ना वो लगभग करीब 1,04,000 के करीब था, ऐसा कुछ, जो कि 3.5 से कुछ ऊपर, 3.5 से 4% के बीच में जीडीपी का बनता है। तो अभी भी जो है हमारा, और जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना ये 3% से भी कम था, बहुत कम था, 2% कुछ ऐसा शायद था। ठीक है, और जीडीपी के रेशियो के हिसाब से हमारा एक तो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल्स में कंप्यूटर वगैरह वो कुछ नहीं है, एक्सपेंडिचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और टीचर के साथ में जो टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो निकल के आता है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये रेशियो होना चाहिए, ये रेशियो नहीं है। ड्रॉप रेट बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत पढ़ाई मतलब थोड़ी लापरवाही की पढ़ाई में थोड़े से बच्चे ने, ठीक है, इतने में कहा कि तू किसी काम का नहीं है, चल खेत में, ठीक है, चल बकरी चरा। तो ऐसी सिचुएशन में भाई मैं तो थोड़ा सा रूरल एरिया में ही रहता हूँ, अपने टाउन में ही रहता हूँ, तो मैं तो इधर उधर घूमता हूँ, तो गाँव में घूमते ही हैं, तो मैं बात करता हूँ बच्चों से, लोग कहते भी हैं, आते भी है पूछने के लिए, तो मैं उनसे पूछता हूँ, बात करता हूँ, तो ऐसे ही होता है। थोड़ी बहुत भी लापरवाही की घर वालों का जो है बच्चे से विश्वास उठ जाता है कि ये कुछ कर पाएगा। जबकि मैं 10th तक खुद भी जो है मज़े ही मारता था, सीधी बात बताऊँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ी समझ उठी, अरे यार भाई पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है, नहीं तो मौज में निकल रही थी ज़िंदगी, ठीक है। तो अब मान लीजिए जब मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, कोई स्टूडेंट जो है बचपन में अच्छा नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे जाके कुछ अच्छा कर नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है कि जो बचपन में 100/100 ही ला रहा हो, ठीक है, अरे भाई साहब इसके तो 12th में 98% है, ये तो कुछ कर ही लेगा। पता चला कि वो 5 साल बाद 20,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, और जो 68% में था, ठीक है, वो बढ़िया जो है मैनेजमेंट के अंदर है, MBA कर लिया आगे जाके उसने, बताइए, ठीक है। तो ये कुछ नहीं होता कि बचपन में आप क्या कर रहे हैं, बस उसको मौका दो थोड़ा सा, हो सकता है अभी वो मौज कर रहा हो, उसके बाद में धमाल मचाए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई जब फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप 2030 तक अच्छे से कैसे एकदम कर दोगे, ठीक है। 2030 तक हम तो 2023 तक का उन्होंने टारगेट दिया था पूरा, और 2030 तक ये बात कही गई थी, उसका असर आपको जो है दिखने लगेगा, ठीक है, क्योंकि 2030 में ही हम जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन वाले लोग होंगे। तो अब ऐसी स्कूल्स को क्या आप इतने कम समय में निकाल लोगे, सुधार दोगे? नहीं सुधार सकते। अब जो प्राइवेट की फीस है भाई, फैसिलिटी कहाँ है?
प्राइवेट के अंदर है। तो वहाँ पर क्या है, अनअफोर्डेबिलिटी है, पैसा बहुत लगता है। दिल्ली में अभी भी कितने सारे रूल्स रेगुलेशन निकालती है, डोनेशन नहीं होना चाहिए, ये जो स्कूल की यूनिफॉर्म है बाहर से खरीदो, ठीक है, अंदर से नहीं खरीद पाएंगे, मतलब ऐसे बहुत से कि स्कूल नहीं बेचेगा, किताबें स्कूल नहीं बेचेगा, नहीं तो किताबों के अलग, स्कूल यूनिफॉर्म के अलग, 5-6 लाख का डोनेशन, उसके बाद में एडमिशन, ठीक है। बच्चा जब तक पढ़ के बड़ा होता है 50 लाख रुपए लग जाते हैं उसके ऊपर, केवल स्कूलिंग तक की बात कर रहा हूँ। 50 लाख और लगा दो अगर MBBS वगैरह कुछ करना है तो 1 करोड़ रुपया, इतना ज़्यादा, मतलब इतनी महंगी एजुकेशन सिस्टम है। अगर आपको बाहर से इंजीनियरिंग करनी पड़ जाए, IIT जैसी कुछ ठीक ठाक बढ़िया कॉलेज चाहिए प्राइवेट के अंदर, बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। और अब हम आते हैं सेक्शन 3 पे, जो कि मीडिया सेगमेंट से है। फिर से एक बार देखिए कि सेक्शन 2 जो है उसमें मीडिया सेगमेंट का कुछ क्वेश्चन नहीं है। सेक्शन 1 क्रिएटिव थिंकिंग के लिए था, सेक्शन 2 कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के लिए है, और सेक्शन 3 जो है एक तरीके से डोमेन स्पेसिफिक आप कह सकते हो, ठीक है, जिसमें मीडिया से ही क्वेश्चन है। ये देखिए मीडिया का क्वेश्चन, ये मीडिया का, ये मीडिया का। और इसमें जैसे कि मैंने कहा कि MA मास कम्युनिकेशन का ये कोर्स है, इसमें सिनेमा को लेकर जो है काफ़ी अच्छा फोकस है। तो एक क्वेश्चन OTT पे पूछ लिया, एक फिल्म पे पूछ लिया है, एक कॉर मीडिया पे पूछ लिया है, ठीक है। तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर अगर हम देखें कि कैसे लिखना चाहिए, कि भाई आपको 20वीं सेंचुरी में, ठीक है, 90s के टाइम में किस तरह से मतलब कितने साधन हैं जिस तरीके से आप न्यूज़ जान पा रहे हो। या तो आप TV देखो, या तो आप रेडियो सुनो, नहीं तो आप अखबार पढ़ो, 3 ही साधन थे, रेडियो, TV और आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन। ये अभी मैं 2 दिन पहले की बात बताऊं कि जो मेरे यहाँ पे मेड आती है, उसने कहा कि भैया 7 से 8 तारीख तक जो है अभी तो बारिश ही बारिश चलेगी, ठीक है, 2-4 दिन पहले मुझे कहा। तो मैंने कहा अच्छा, और रियली में जो है बारिश हो भी गई। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वेदर निकाल के देखता रहा हूँ सारा दिन कि कब बारिश होगी, और बारिश का मौसम था भी नहीं, मार्च में कहाँ इतनी बारिश होती है, लेकिन बारिश हुई, ठीक है। तो मेड मतलब जिसका काम न्यूज़ सेगमेंट से तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जिसका मतलब ये एकदम अप टू डेट रहना कि वेदर में क्या चल रहा है, मतलब अप टू डेट रहना कि प्रधानमंत्री ने कौन सी बड़ी जो है योजना लॉन्च कर दी है, वो उसको पता है। उसके पास मोबाइल है, मोबाइल में जब भी फ्री टाइम मिलता है स्क्रॉल करते जाओ, चीज़ें आती जाती है, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, लोगों को पता रहता है। आप ये सिचुएशन सोचिए, मतलब सोचिए कि 21st सेंचुरी से पहले, मतलब कि 1900 आप ये मान सकते हो 1919 तक का मान के चलते हैं, सन 2000 तक का मान के चलते हैं, ठीक है, 2005 तक भी आप ले आओ ना, 2005 तक भी मेरे ख्याल से ला सकते हो। 2000 से 2005 तक आया भी क्या है, क्या बढ़ा है, FM बढ़ा है, TV बढ़ी है, ठीक है। सोशल मीडिया तो वैसे भी नहीं आया है ना, सोशल मीडिया तो करीब 2010 के बाद में दिखने लगा है, नहीं तो मुझे नहीं लगता 2010 से पहले। कुछ लोग चला रहे हैं, कुछ लोग, मेरा भी 2010 में ही व्हाट्सएप का अकाउंट बना था सबसे फर्स्ट टाइम, लेकिन मैंने जब उसको यूज़ किया तो मुझे यूज़लेस लगा। मैंने कहा ये क्या है, किसको मैसेज भेजूँ मैं, कुछ था ही नहीं, ठीक है। मैं इंटरनेट काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, ये है, ठीक है। मतलब 8th क्लास पे मेरे पास PC आया था, और मोबाइल भी था मेरे पास 8th क्लास में भी, पिताजी ने दिया। उसी की बदौलत मुझे लगता है कि मैं खुद के बदौलत कुछ कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जो है ठीक ठाक रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 2005 तक भी आप मान के चलो ना कि अगर कोई मेड है, ठीक है, अगर कोई काम वाला है, मतलब कोई मजदूर है जिसके पास लो इनकम है, हैंड टू माउथ पर्सन है, डेली कमा के डेली खाने वाला आदमी है, उसको क्या ही पता चलेगा कि देश में क्या हो रहा है। या तो वो चाय पीते पीते किसी होटल पे TV देख ले अगर कोई होटल में हो तो, या कहीं अखबार उसको हाथ में लगे। लेकिन आज के टाइम में हर एक बंदा जो है जिसके पास मोबाइल है, नोटिफिकेशन आता रहता है हर कुछ समय में, जो है वो जैसे ही मान लीजिए पानी पीने के लिए छोटा सा ब्रेक लिया, मोबाइल चेक करेगा, कुछ भी बड़ा अपडेट होता है तो तुरंत पता चल जाता है। उसने नहीं तो उसके 10 लोग साथ में काम कर रहे हैं तो किसी ने बता दिया कि अभी अभी जो है ट्रेन का इंसिडेंट हो गया, तुरंत पता चल रहा है लोगों को, अप टू डेट रह रहे हैं, नहीं तो अगले दिन ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ये बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है, ठीक है, कि आपको जो यहाँ देखो आपका ये जो क्वेश्चन है ना उसमें 2 पॉइंट पे पूछा है, एक तो प्रोडक्शन लेवल पे, एक रिसेप्शन पे। तो न्यूज़ को मिलने के जो तरीके हैं आपको,
ठीक है। न्यूज़ रिसीव करने के जो मीडियम्स हैं वो काफ़ी बढ़े कि नहीं बढ़े, क्योंकि सबसे बड़ा मीडियम तो क्या है, सोशल मीडिया, वो आया है इस 21st सेंचुरी में, जो कि लास्ट सेंचुरी तक नहीं था। सबसे बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन जिस वजह से हुआ वो इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से हुआ। इस क्वेश्चन का जो मेन कोर है, मेन जो बेस है, वो इंटरनेट एंड सोशल मीडिया है। यही मेन पॉइंट है आपका, ठीक है। मेन बेस यही है इस क्वेश्चन का। 20th सेंचुरी तक आप क्या बता सकते हो, 20th सेंचुरी तक आप बता सकते हो कि आपके पास 3 ही साधन हैं, या तो आप प्रिंट, ठीक है, नहीं तो फिर आप जो है रेडियो, टीवी भी आपके पास आ चुका है, दूरदर्शन चला सकते हो, NDTV चला सकते हो। ये आपके पास 20th सेंचुरी तक जो है ऑप्शन है। लेकिन 21st में क्या आ गया है आपके पास, नया क्या आ गया, इसमें ऐड क्या हुआ है, सबसे पहले तो सोशल मीडिया, ठीक है, जो कि चलता है इंटरनेट के बेसिस पर, ठीक है। और सोशल मीडिया के बाद में आ गया है आपके पास OTT, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो। सोशल मीडिया में भी जो भाई और इसको आगे आपको मतलब डिफाइन करके लिखना होगा ना। जैसे कन्वर्जेंट जर्नलिज्म का आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। कन्वर्जेंट का कैसे, कि मान लीजिए इंडिया टुडे ग्रुप है, इंडिया टुडे ग्रुप क्या करेगा, आज तक पे खबर चला देगा, ब्रेकिंग न्यूज़ तुरंत उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर न्यूज़ जा रही है। उसका कोई FM चैनल है तो उसके ऊपर न्यूज़ आ रही है। प्रिंट के लिए भी तुरंत निकाल दी, इंडिया टुडे की मैगजीन कल ही निकलने वाली है, आज ही मान लीजिए निकाल दिया कि अरे ये ऐड हो सकता है तो कर दो, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए जो है जा रही है। यूट्यूब पर भी जो है उस पर वीडियो डाल दिया है, ठीक है। सोशल मीडिया पर खबरें डाल दी है। तो एक खबर आई, उसको सब मीडियम्स के लिए लिखा गया, ठीक है। तो ये हो रहा है कि नहीं है। तो आज का जो मीडिया है उसमें जो प्रोडक्शन है वो कन्वर्जेंट लेवल का है, ठीक है। जो रिसेप्शन है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। एक ही खबर आपको कहाँ से मिल रही है, आप गुजर रहे थे रास्ते में, पता चला कि कुछ घटना हुई है, आपको वहाँ रुक के देखने की जरूरत नहीं, आप चलते रहिए, तुरंत अपना मोबाइल निकाल लीजिए, खुद ही देखते रहिए आगे, अच्छा ऐसा हुआ है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, आपने देख लिया चलते हुए, ठीक है। लेकिन जब आप 20वीं सदी में हैं, ठीक है, कहीं कुछ पता चला कि यहाँ से, तो वहीं आपको रुकना पड़ेगा, आगे चलोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपके मोबाइल में वो है नहीं ना, मोबाइल ही नहीं है भाई 20th सेंचुरी के अंदर, तो कहाँ से आएगा, ठीक है। बहुत गिने चुने नामी पर्सन जो भाई कैपिटलिस्ट लोग हैं उनके पास मेरे ख्याल से मोबाइल था, ठीक है। 21st सेंचुरी में कहाँ, शुरुआत में जो है मेरे ख्याल से ये भी 2005-06 के बाद में मोबाइल आम व्यक्तियों को मतलब ठीक ठाक तरीके से मिलने नसीब हुए, ठीक है। मुझे याद है करीब 2006 में, 6 के आसपास की बात है, तब मेरे पिताजी जो है मोबाइल और सिम लेके आए थे, इसलिए मैं ये कुछ बता पा रहा हूँ आपको, थोड़ी बहुत मेमोरी है। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसको आप कैसे लिख सकते हो वो थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन तो पूछा है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन के लेवल पर भी पूछा है, ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को किस तरीके से न्यूज़ मिलने के अंदर जो चेंजेस हुए वो पूछा है। ट्रांसफॉर्मेशन में जो प्रोडक्शन के लेवल के अंदर आप क्या क्या बताओगे, कि आजकल जो एंकर है, ठीक है, उस एंकर को मान लीजिए अंजना उप कश्यप है, आप उनका काम देखिए कि वो कैसे कर रही है, भाई जो उनका चैनल है उनके लिए भी काम कर रही है, सोशल मीडिया के लिए भी जो है उसके साथ वो कहीं ना कहीं टाइम निकाल रही है। आजकल वो नहीं होता, कन्वर्सेशन वाला भी चलता रहता है, ठीक है, वो केवल जो है आज तक डिजिटल पे ही आता है, ठीक है। तो आज तक डिजिटल के लिए भी काम कर रही है, और मेन जो चैनल है मेन स्ट्रीम का उसमें भी जो है काम कर रही है। तो प्रोडक्शन के लेवल पर जो हुआ कि नहीं हुआ, भाई प्रोडक्शन के लेवल पर सारा ही चेंज हो गया, कन्वर्जेंट हो चुका है सब कुछ। एक खबर आई है उसको सबको भेजनी है, पहले एक खबर आई है प्रिंट को आराम से भेज देना, रेडियो टीवी को भेज दो अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम देखें कि कैसे लिखना चाहिए, क्या है क्वेश्चन। तो देखो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि क्वेश्चन को जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना आपके लिए चीज़ें जो है बेनिफिशियल रहेगी, आपका आंसर सही डिस्कशन में मतलब सही दिशा में जाएगा, ठीक है। और ये एक डिबेट की तरीके से क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको कह रहा है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि जो भी टॉपिक दिया है वो ठीक है, लेकिन उसको किस तरीके से लिखना है आपको, उसका भी हिंट जो है एग्जामिनर आपको दे रहा है, ठीक है, कि हैव या हैव नॉट, ठीक है। क्या किस टॉपिक पर देखते हैं कि जो OTT प्लेटफॉर्म है वो
जितने भी तरह के हमारे जेंडर्स हैं, जितनी भी जेंडर को लेकर डाइवर्सिटी है, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है आजकल बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। ठीक है, क्या ये अच्छी बात है और क्या सच में ऐसा हो रहा है? ठीक है, तो एक बार के लिए हम देखते हैं कि बॉलीवुड की जो ट्रेडिशनल फिल्में जो बनती रही है, जो मूवीज़ हम देखते रहे हैं, तो हमारे दिमाग में भी बचपन से ही यही है कि हीरो ही हमेशा जो है मेन लीड रोल में होता है। ठीक है, एक तो देखिए मेल है, एक फीमेल है, और उसके अलावा LGBTQ ये है, और इसमें भी जो है प्लस प्लस करके और भी तरह के जेंडर्स टाइमली निकल के आ रहे हैं। आगे के जो जेंडर्स हैं उनमें डिबेट चलती रहती है, लेकिन जेंडर्स के टाइप में भी और भी कुछ है। ठीक है, तो अब तक जो बॉलीवुड की मूवीज़ बनती रही है वो ट्रेडिशनली हमेशा पहले तो मेल कैरेक्टर को ही जो है लीड रोल बना के बनती रही है, लेकिन फीमेल को लेकर जो है बहुत कम मूवीज़ बनी है, या इन दिनों बनने का जो सिलसिला है वो बड़ा है। ठीक है, और धीरे धीरे अब LGBTQ को लेकर भी जो है मूवीज़ बन रही है। जैसे कि हम बात करें, एक माधुरी दीक्षित की मूवी है मजामा ऐसी कुछ करके है। ठीक है, चंडीगढ़ करे हासी की, इन दिनों हमने मूवीज़ देखी है। उसमें भी मुझे लगता है कि ये तो मेरे हिसाब से OTT पे ही रिलीज़ हुई थी। ठीक है, तो OTT प्लेटफॉर्म्स अगर के लिए ये कहा जा रहा है कि ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जेंडर्स का, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और उसका एग्जांपल ये है। ठीक है, और कुछ मतलब आप इसको ये भी कह सकते हो कि ऐसी ही बात नहीं केवल OTT करना है, कुछ और भी चीज़ें हैं। बॉलीवुड में भी जो है आजकल ऐसी मूवीज़ बनने लगी है जिसमें फीमेल को भी जो है लीड रोल बनाया जाने लगा है, और उसमें भी जो है बॉलीवुड की मूवीज़ में भी जो है LGBTQ की बातें जो है की जाती रही है। पुरानी मूवीज़ में भी जो है आप कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो भी मूवीज़ देखी हो, अब तक देखते आए हो, उसका बहुत ठीक तरीके से आपने एनालाइज़ किया हो, चीज़ों को देखा हो, समझा हो, डायरेक्टर्स वगैरह के थोड़े से नाम याद हो। ठीक है, तो मान लीजिए पुरानी कोई मूवी आपको पता तो है लेकिन नाम याद नहीं है, तो वो लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के अच्छा रहेगा कि आप जो कोई ईजी क्वेश्चन भी आपको देता है एग्जाम देने यहाँ पे, आप उसे पकड़ लें, क्योंकि इसमें बिना एग्जाम्पल दिए कोई काम होगा नहीं। LGBTQ को लेकर जो मूवीज़ बनी है उसका अगर आपने एग्जाम्पल ही नहीं दिया तो आंसर कंप्लीट नहीं होगा। खैर, मैं आपको आंसर का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि एक तो आंसर जो होगा वो जो हिंट दे रखा है एग्जामिनर ने कि डिबेट के रूप में ही आपको कहीं ना कहीं बताना है, या इस तरीके से बताना है कि ये जो डिबेट है वो सही है या नहीं है, कुछ इस तरीके से आपको जो बताना है। ठीक है, तो सही है या गलत है, तो एक वर्ड में आपको स्टार्टिंग में नहीं करना कि यस बिल्कुल सही है, नो ऐसा बिल्कुल गलत है। तो शुरुआत में कभी भी हार्ड स्टेटमेंट लिखने से बचना चाहिए। इंट्रो में आप जो है हार्ड स्टेटमेंट मत लिखिए, उसे सॉफ्ट रखिए। ठीक है, चीज़ों का जो जवाब है अपने आंसर में, पूरे आंसर में दीजिए। जब आपको हार्डली पूछे कि यस यस और नो में बताइए कि ये सही है या नहीं है, तभी आपको यस और नो में बताना चाहिए। या कोई स्टेटमेंट ही ऐसा हो, ठीक है, कि भाई कुछ भी ऐसा कोई आपको हार्ड स्टेटमेंट दे कि इंडिया जो है सेल्फिश कंट्री है, नो, तो आप बिल्कुल नो ही कहोगे। ठीक है, और आपको नो ही जो है कहना पड़ा, क्योंकि ये हार्ड स्टेटमेंट है और इसका हार्डली जवाब हम दे सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों का जवाब कि OTT सब कुछ अच्छा कर रहा है, OTT जो है रिप्रेजेंटेशन अच्छा कर रहा है, बॉलीवुड की जो ट्रेडिशनल मूवीज़ है, जो ट्रेडिशनल तरीका है, उसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है ना। बॉलीवुड ने पहले भी जो है LGBTQ को लेकर मूवीज़ वगैरह बनाई है, काम किया है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जैसे शुभ मंगल सावधान, ये सब ख़ास तौर से आयुष्मान खुराना की मूवीज़ को आप देख सकते हो। ठीक है, हालांकि अब आजकल जो भी मूवीज़ है कहीं ना कहीं OTT पे रिलीज़ होने लगी है, तो OTT और जो ट्रेडिशनल जो बॉलीवुड हमारा रहा है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले आजकल क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले सिनेमा घरों में रिलीज़ कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद जो है OTT पे आ जा रही है, तो वो मूवी OTT पे भी है और यहाँ पर भी है। तो आप हिंदी सिनेमा की बात कर सकते हैं, क्योंकि हम हिंदी सिनेमा को ही जो है बॉलीवुड कहते हैं। ठीक है, हिंदी सिनेमा का दूसरा नाम है बॉलीवुड, और बॉलीवुड कुछ नहीं है। ठीक है, और इंग्लिश सिनेमा का नाम है हॉलीवुड और हिंदी सिनेमा का नाम है बॉलीवुड, यही है। ठीक है, टॉलीवुड मतलब कि जो तमिल या तेलुगु से जुड़ा हुआ जो पूरा है वो टॉलीवुड है आपका। ठीक है,
खैर हम बात कर रहे थे यहाँ इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देयर इज़ एन ऑनगोइंग डिबेट अबाउट वेदर और नॉट कि है या नहीं है। उसको एकदम हार्डली जवाब नहीं देना और ये रिप्रेजेंटेशन की बात करते हुए, मूवीज़ का एग्जांपल देते हुए इसे कंप्लीट करना है। उसके बाद है कि क्रिटिकली एनालाइज एनी फीचर फिल्म मेड विद इन 5 ईयर। फीचर फिल्म मतलब कि जो आप मूवीज़ वगैरह देख रहे हो वही मूवीज़, ठीक है। 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में जो मूवी आई हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए आपको 3 इडियट्स बहुत अच्छी लगती है, तो वो बहुत ज़्यादा पुरानी मूवी होने लगी है, ठीक है। तो आप उसका एग्जाम्पल देंगे तो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब आपको आंसर में लास्ट 5 ईयर का कहा है तो आप लास्ट 5 ईयर ही कीजिए। और रिसेंट मूवीज़ में 1-2 साल में मूवीज़ जो फेमस रही है उसमें बात करेंगे तो मुझे लगता है कि और भी अच्छा रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन उतना सिंपल मतलब जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। इस क्वेश्चन में एक कहानी है जो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको लगेगा कि ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है, देखो क्या पूछा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखिए, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज ए फीचर फिल्म, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज करना है ऐसी एक फीचर फिल्म को, और जिसने आपके ओपिनियन को, ठीक है, दैट हैज़ इन योर ओपिनियन, ठीक है, जो आपके ओपिनियन में क्या है, सेट न्यू स्टैंडर्ड इन सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग। तो भाई जो मूवी आपके जो मानदंड है, जो स्टैंडर्ड है वही बदल दे, इतनी अच्छी जिसकी स्टोरी टेलिंग है, उसका क्रिटिकल एनालाइज आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। जो मूवी ऐसी है जिसने पूरा, जैसे जब आपने उसको पूरा देखा तो ऐसा लगा कि यार किस तरीके से कहानी बताई है, मज़ा आ गया देख के, तो फिर आप क्रिटिकली एनालाइज उसको कैसे कर सकते हो, ठीक है। एनालाइज तो कर दोगे, हाँ अच्छी थी अच्छी थी अच्छी थी, तो अच्छी लगेगी, तभी तो आप कहोगे ना कि हाँ मेरे उस मूवी ने मेरे जो है स्टैंडर्ड ही बदल के रख दिए, ठीक है। तो देखो कहानी ये है कि वो कह रहा है कि आप जितनी कमियां निकाल सकते हो, स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छी होनी चाहिए वो मूवी। पहली बात, जो पिछले 5 सालों में जो मूवी आई है वो स्टोरी टेलिंग में तो अच्छी होनी चाहिए, और उसका ज़बरदस्त नाम आना चाहिए कहानी बताने के अंदर, उसकी कहानी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको उसमें भी कमियां निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब ऐसी मूवी बतानी है जिसने स्टोरी टेलिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से की है, और उसमें भी जो है आपको कुछ कमियां निकालते हुए कि उसके बावजूद जो है इस मूवी के अंदर कमियां रह गई। ये इस तरीके से जो है आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ना कि आप एक मूवी उठाए उसके बारे में सब अच्छा ही लिख दे, अरे बहुत ज़बरदस्त था, ये था वो था, ये था वो था, सब कुछ पॉजिटिव में लिख दिया, तो फिर क्रिटिकली एनालाइज नहीं हो पाई, ठीक है। डेफिनेटली आपको उसी मूवी का एग्जाम्पल देना है जिसने स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें भी कमियां बतानी है, तब जाके जो है आपका आंसर एकदम डन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एमए मास कम्युनिकेशन का पूरा पेपर मैंने डिस्कस करवाया टोटल 3 वीडियोस के अंदर, ठीक है। और ऐसे ही इसी तरीके से अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इसी तरीके से अगर आप डिस्कशन चाहते हैं, तो ये सब जो है सभी जो टॉपिक्स हैं मैंने लास्ट ईयर भी डिस्कस करवाए थे, वही लगभग सारा जो है एग्जाम में आता ही है, ठीक है। और ये हमारी लर्निंग ऐप है मीडिया एग्जाम्स, ये लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम 2023 नाम से कोर्स है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर अभी डिस्काउंट भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।